आज के लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ये जो आपका सवाल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था लिमिटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो आपका पेपर के अंदर आ सकता है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर टोटल आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक तो हमने प्रेशर इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास बचे थे 2 लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से एक जो है वो इंशाल्लाह आज सॉल्व हो जाएगा, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस है। लेकिन एप्लीकेशंस की तरफ जाने से पहले हमें थोड़ा सा रिकॉल करना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जो कि ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर। आपको डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई थी, बता दिया गया था। वी आर जस्ट रिकॉलिंग ऑल कि अगर MCQs वगैरह में इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। अदरवाइज़ अगर सवाल के एतबार से बात की जाए तो बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि ये बेसिक चीज़ आपसे पूछी जाए। वो बेसिक चीज़ें आपकी क्या हैं? नंबर 1, व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम जानते हैं कि अगर हम हीट को स्टडी कर रहे हैं इस लिहाज से, अगर हम हीट को स्टडी कर रहे हैं इस लिहाज से कि हीट हमारे लिए किस तरह यूज़फुल हो सकती है, हम हीट से क्या फ़ायदे ले सकते हैं, हीट एक एनर्जी है तो इससे कौन सी एनर्जी को हम किस एनर्जी में हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या फ़ायदे लिए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये एक है फिज़िक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम सिर्फ हीट को स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। दूसरी तरफ इस ब्रांच के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास एक सिस्टम और एक सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। हमें जो सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास सिस्टम, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक कार जो है वो सिस्टम है, ठीक है। तो इसकी कुछ बाउंड्रीज़ होंगी कार की। जो कार चेंज कर रही है वो सिस्टम की चेंजिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार के अंदर AC ऑन कर रहे हैं या ऑफ़ कर रहे हैं तो ये आपकी कार का मसला है, शीशे को नीचे कर रहे हैं ऊपर कर रहे हैं, आपकी कार सिस्टम कर रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बहुत तेज़ बारिश जैसे हुई थी और कार जो है वो आपकी कश्ती बन के इधर से उधर मूव कर रही थी, तो कार आपके कंट्रोल में तो नहीं थी ना। तो मैं आपसे कहूँ तो क्या आपके सिस्टम में ख़राबी थी? नहीं, सराउंडिंग में ख़राबी थी। तो सिस्टम का सराउंडिंग से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है और हमें ये देखना होता है कि हीट जो हम सिस्टम को दे रहे हैं क्या सराउंडिंग इस पर असरअंदाज होकर ज़ाया करेगी या नहीं करेगी, या सराउंडिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम होता है और एक सराउंडिंग होती है। सिस्टम्स की हमारे पास मेनली 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 ओपन सिस्टम, नंबर 2 क्लोज सिस्टम एंड द थर्ड वन इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। जब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, हम मास को भी इंटर कर सकते हैं यानी कि मैटर को, और एनर्जी को भी इंटर कर सकते हैं या एनर्जी भी सिस्टम को दे सकते हैं। ऐसा सिस्टम हमारा कहलाता है ओपन सिस्टम। जैसे अगर मेरे पास एक गिलास मौजूद है पानी का, उस गिलास के अंदर पानी पहले से मौजूद है, मैं मज़ीद वाटर ऐड कर सकता हूँ, देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और ये भी हो सकता है कि मैं आइस क्यूब ला के उसके अंदर प्लेस कर दूँ या मैं गर्म पानी उसके अंदर ला के डाल दूँ, जिससे एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं कि मैं मास और एनर्जी दोनों ऐड कर सकता हूँ। तो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल ही ओपन सिस्टम। दूसरी तरफ बात की जाए क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो किसी हद तक ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि आप मास या मैटर को ट्रांसफ़र करें। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूँ तो आपका प्रेशर कुकर इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। इस लिहाज से कि अगर प्रेशर कुकर के अंदर हमने सामान इनपुट करने के बाद उसको हीट प्रोवाइड करी, तो मज़ीद मैटर तो मैं उसके अंदर ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में मैं मैटर ऐड नहीं कर सकता। अब मैं उसको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करूँगा, हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँगा, जिससे पिस्टन जो है वो अप एंड डाउन मूव करेगा, या फिर जो अंदर जो आपका खाना है प्रेशर कुकर के अंदर वो गलना शुरू होगा। तो वो किस वजह से होगा? एनर्जी की वजह से। तो ये सिस्टम आपका कहलाता है क्लोज सिस्टम। और एट द लास्ट जब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, तो नाम से ही पता है, आइसोलेशन तो आपको पता है आजकल बहुत चल रही है कि सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा और आपको कोरोना हो गया। तो आइसोलेशन का मतलब ये है कि भाई किसी भी किस्म का कांटेक्ट नहीं रहता सिस्टम का उसकी सराउंडिंग से, ना ही एनर्जी का कांटेक्ट रहता है ना ही मैटर का रहता है। ये कैसे मुमकिन है? जैसे आपने देखा होगा थर्मोस इसकी एग्जाम्पल है
कि जब हम थर्मोस के अंदर गर्म चाय रखते हैं तो गर्म चाय जो होती है वो आपकी हमेशा गर्म रहती है, काफ़ी हद तक हम कामयाब हो जाते हैं उसको गर्म रखने में। ना ही उसमें से हीट बाहर आ सकती है, ना ही उसके अंदर हीट जा सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद जो चाय होती है वो आपकी गर्म रहती है, या ठंडा पानी जो है वो ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ऑल दो कि परफेक्टली नहीं होता, हम कोशिश अपनी तरफ से उसको परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम करने की करते हैं, बट ऐसा सिस्टम जिसमें ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो ना मास ट्रांसफ़र हो, आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है सराउंडिंग से। नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करने वाली है, ये सब हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, वर्क डन इन थर्मोडाइनमिक्स। वर्क डन का फार्मूला जो आप ऑलरेडी जानते हैं वो है वर्क डन बराबर है किसके, F इंटू डी के, वेर F इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स एंड D इज टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि थर्मोडाइनमिक्स में वर्क डन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसके लिए हमें एक सिस्टम को कंसीडर करना होगा, और ज़्यादातर केस में हम हमेशा यही सिस्टम कंसीडर करते हैं। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है हमारा एक सिलेंडर जो कि पिस्टन से फिटेड है। इसके ऊपर हमने प्रेशर रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी वजह से प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है, और गैस मौजूद है जिसकी वजह से पिस्टन बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा, गैस ने इसको होल्ड किया हुआ है। इस सिस्टम का जो इनिशियल हाइट है, हाइट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वाई एक्सिस होता है ना, तो वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपकी बुक में क्या हुआ इसलिए कर रहे हैं, वरना हाइट भी कह सकते थे, वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, मेरे हीट प्रोवाइड करने से इसका जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और ऊपर की तरफ मूव करके किसी सम पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं कि यहाँ पर आकर ये रुक जाता है, तो उसकी फाइनल हाइट जो है वो कितनी हो जाती है, y2 हो जाती है। ठीक है जी, तो इसकी जो इनिशियल हाइट थी वो y1 थी, इसकी फाइनल हाइट जो है y2 हो गई। तो जो इसने वर्क करा वो इन बिटवीन y2 माइनस y1 करा, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ ना। तो अगर वर्क डन के अंदर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ कि क्या लिया जाएगा, तो यहाँ पे डेल y लिया जाएगा, y2 माइनस y1। इस थर्मोडाइनमिक्स में डिस्प्लेसमेंट को हम डेल वाई लेंगे। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट हटता था तो कॉस थीटा आता था। कॉस थीटा यहाँ पर इसलिए नहीं आता कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की जानिब है, और ये जो प्रेशर लगाएगा, जो आपकी फोर्स लगेगी पार्टिकल, वो भी ऊपर की जानिब लगाएंगे, तभी आपका पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एफ डॉट डी कॉस जीरो लेते हैं, दोनों का एंगल जीरो है, और कॉस जीरो 1 के बराबर होता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं आता। तो अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है थर्मोडाइनमिक्स में, तो मैं स्टार्ट तो यहीं से करूँगा कि वर्क बराबर होता है एफ इंटू डी के, लेकिन एफ को एज इट इज़ रखते हुए डी की जगह क्या रख दूंगा, डेल वाई, कि यहाँ पर जो है वो डेल वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है आपका वर्क, चेंज इन हाइट, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अच्छा, फोर्स किस वजह से लग रही है, प्रेशर की वजह से। जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा उतनी फोर्स वो लगाते जाएंगे। तो अब मुझे प्रेशर की मदद से फोर्स का फार्मूला कैलकुलेट करना है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया के। इसको उठा के पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वर्क इज इक्वल टू पी ए, और डेल वाई की जगह मैं रख सकता हूँ y2 माइनस y1। अब मैं क्या करता हूँ कि प्रेशर को एज इट इज़ रहने देता हूँ, एरिया को दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एरिया इंटू y2 माइनस एरिया इंटू y1। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे मालूम है एरिया 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज करो लेंथ और ब्रेथ को मिला के मैंने नाम दिया हुआ है एरिया का। तो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में हाइट को। तो इसका मतलब एरिया इंटू वाई क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किसे बोलते हैं हम, वॉल्यूम को बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर एज इट इज़ ये हो जाएगा आपका फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे y2 आ रहा है, और ये हो जाएगा आपका इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर y1 आ रहा है। और y2 माइनस y1 जिस तरह डेल y के बराबर था, तो v2 माइनस v1 किसके बराबर होगा, डेल v के। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द वर्क डन इन थर्मोडाइनमिक्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि पास्कल की ऐसा यूनिट क्या, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो वो होती है पास्कल, और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो वो होती है मीटर क्यूब। तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब बराबर होता है जूल के, या ये कह सकता हूँ प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कहीं पर भी आ जाए तो वो किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा, पास्कल इंटू। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। ये आपका कहलाता है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5।
इसके बाद एक चीज़ और जो आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं वो क्या है, वो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, सपोज करें कि ये है आपके पास सिस्टम, इसको आपने दी हीट, हीट जो आपने दी वो थी डेल्टा क्यू, और वो थी सपोज करो 200 जूल। उस हीट से इसने किया वर्क और पिस्टन आपका मूव होकर यहाँ आ गया। तो आपने सोचा जो इसने वर्क किया होगा वो 200 जूल होगा, लेकिन पता चला वो तो 120 जूल ऑफ वर्क था। लो भाई, हीट हमने दी इसको 200 जूल, लेकिन इसने जो हमें वर्क करके दिया वो कितना था, वो था 120 जूल। हीट जबकि एनर्जी है, और एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर। तो यहाँ पर ये लॉ बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसा हो। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि 120 जूल ऑफ एनर्जी जो आपको वर्क के अंदर मिल गई है, रिमेनिंग एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी इंटरनल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं, यानी कि डेल यू बाकी की एनर्जी बन जाती है, जिसे हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब कम जगह पे आपके गैस के मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे होते हैं तो वो कम वेलोसिटी से मूव हो रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें ज़्यादा जगह मिल जाए मूव होने के लिए तो उनकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, तभी तो वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का दे पाते हैं। तो उनको इतनी एनर्जी अपने अंदर मेंटेन करनी होती है कि पिस्टन को उस पोजीशन के ऊपर होल्ड कर सके, उसी प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। इसके लिए उन्हें अपनी एनर्जी खुद स्टोर भी करनी होती है। वो एनर्जी जो होती है वो डेल्टा यू होती है। ये नहीं कि चोरी की एनर्जी गायब हो गई बीच में से। जैसे मैं किसी को 200 रुपये दे के भेजूँ चीज़ लेने के लिए, मैं बोला भाई खरीद के लिया कोई चीज़, बंदा जो है वो 120 रुपये की चीज़ खरीद के लाया, मुझे बाकी के 80 रुपये का था, सर मुझे भूख लग रही थी मैंने खा लिया, और जो उसने खा लिए वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चले गए। ऐसे मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, लेकिन पैसा कभी भी ज़ाया नहीं होता, मनी का भी यही लॉ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो हीट आपने सप्लाई करी है उसमें से वर्क डन को माइनस करके। और यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहलाता है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस वन इज इक्वल टू हीट फॉलोज इनटू द सिस्टम, दिस वन माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। यही इसका स्टेटमेंट बन जाता है। और इसका एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है क्योंकि इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बचाया है इस बात ने, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। और इसका स्टेटमेंट भी ये बन जाता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, देयर इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इनटू इंटरनल एनर्जी। जो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि वो ज़ाया हो रही है, वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो हम सप्लाई करते हैं, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा डब्ल्यू जो है वो वर्क डन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मौजूद है और दोनों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट मैं इतना अच्छा नहीं मानता इस लिहाज से कि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी स्टेटमेंट है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है ये यहाँ पर थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड है कि एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी का जो घपला है वो एक्सप्लेन हो रहा है कि कहाँ जा रही है और कैसे कैलकुलेट करें। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपने लिख के आना है अगर पेपर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आ जाए तो। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई तीन चीज़ों का रिलेशन है, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन, इसमें से कोई भी दो चीज़ें अगर मैं आपको दे दूँ तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं होगा तीसरी चीज़ कैलकुलेट करना, या होगा? क्वारंटाइन में या फिर कोरोना के में आप लोग प्लस माइनस तो करना नहीं भूलोगे ना भाई, प्लस माइनस तो करना। अगर मैं आपसे कहूँ हीट जो है वो 500 जूल है, वर्क जो है वो 200 है, तो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? 500 में से 200 माइनस कर दो, 300 होगी, ठीक है ना। मसला ये है सबकी यूनिट जूल है, तो आपको सवाल को ज़रा डीपली पढ़ना होगा। सिर्फ जूल देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या दिया। आपने क्या देखना होगा? आपने देखना होगा कि भाई ये हीट है जो ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम में, या ये वर्क हो रहा है, या फिर ये इंटरनल एनर्जी। तो आपको आगे पीछे की थोड़ी वर्डिंग भी पढ़नी पड़ेगी इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ।
जो पहला न्यूमेरिकल है आपका वो है 11.7, बुक का न्यूमेरिकल है। इन अ सर्टेन प्रोसेस, ये ऐसे न्यूमेरिकल है जो एमसीक्यूज की तरह आने चाहिए, ये तो मिनटों में सॉल्व हो रहे हैं। जैसे इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट आर सप्लाई टू अ सिस्टम, 400 जूल ऑफ हीट सप्लाई टू अ सिस्टम, ये वो हीट है जो हमने सिस्टम को सप्लाई करी है। एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन, 150 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो आपको इसने डेल्टा क्यू दिया हुआ है जो कि 400 जूल, इसने आपको डेल्टा डब्ल्यू दिया हुआ है जो कि 150 जूल। आपसे कहता है व्हाट इज़ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल यू क्या होगा ये आप कैलकुलेट करके बताएं। तो भाई ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ माइनस करना है। तो मैं नहीं बता रहा, आप बताएं क्या आंसर आएगा डेल यू का। एक एक करके मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ तो जिंदा भी है कि नहीं। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक आसान सा सवाल कि आप एमसीक्यूज बेस्ड है, मतलब एमसीक्यूज में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़? इजी है, इजी वन। चलिए, अब अगर समझ में आ गया, बिल्कुल आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। अगर समझ में आ गया तो भैया अगला सवाल जो है वो आपका क्लास वर्क है। जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। सबके लिए होमवर्क क्लास वर्क, भाई सबकी यूनिट जूल है, बताया तो अभी। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है हमारा ये है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये है वो ज़रा, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो बनता है ये टोटल 4 प्रोसेस है, इसमें से कोई भी 2 प्रोसेस जो है ना वो आपको पेपर में दे देता है। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे प्रोसेस आपसे पूछ ले फिर ये लॉन्ग का भी लॉन्ग बन जाएगा। सिंपली सिर्फ आपसे कोई 2 प्रोसेस पूछ लेता है। ये एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। इसका मतलब ये है कि जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसकी कुछ कंडीशंस को चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक की इक्वेशन में क्या चेंज आता है। तो ये उसकी एप्लीकेशन बन जाती है, कंडीशन को चेंज करना एप्लीकेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक को पढ़ रहा हूँ आइसोबेरिक प्रोसेस में तो वो कैसा लगेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वो कैसा लगेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में तो वो कैसा लगेगा, और एडिया बैटिक प्रोसेस में तो वो कैसा लगेगा। देखो आइसोबेरिक प्रोसेस का जहाँ तक सवाल है, आइसो कहते हैं सेम को और बेरिक कहते हैं प्रेशर को। तो ये ऐसा प्रोसेस है, या ऐसी कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी तो आप कह सकते हैं अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट रहे तो ये आपका कौन सा प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है। कोरिक की बात की जाए तो कोरिक प्रोसेस जो है ना ये आपका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट की बात की जा रही है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। थर्मल का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड ऑल्सो थर्मल प्रोसेस। एंड एट द लास्ट एडियाबैटिक की जहाँ तक बात है, कहते हैं कि ना तो हम सिस्टम को हीट देंगे, नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, ना ही सिस्टम में हीट जा सकती है ना ही सिस्टम से हीट बाहर आ सकती है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब देखो हमने 4 डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड कर दी। अब इन 4 डिफरेंट कंडीशन की वजह से हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसकी जो इक्वेशन है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आएगा। उसी चेंज को आपने ऑब्जर्व करना है और उसी चेंज के हिसाब से आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की जो इक्वेशन है वो बनानी है। और यही आपका टारगेट है। फोर्थ ऑफ द एप्लीकेशन में से कोई 2 जो है वो आपके पेपर के अंदर आती भी है। तो आज सबसे पहले कोशिश होगी हमारी चारों ही एप्लीकेशन सॉल्व हो जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस को।
सबसे पहले आपने आइसोबैरिक प्रोसेस को करना होगा डिफाइन, और डेफिनेशन के एतबार से मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको डेफिनेशन बतानी चाहिए, आप लोग खुद ही इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की। तो देखो एक्सप्लेनेशन के अंदर काफ़ी हद तक वर्डिंग जो है ना वो सबकी सेम होती है, बस थोड़ा बहुत चेंज जो आता है वो कहीं ना कहीं आता है। हमें सिस्टम तो सब में वही सिलेंडर कंसीडर करना होगा ना जिससे हम वर्क करवाएंगे, तो वर्डिंग आपकी काफ़ी हद तक सेम रहती है। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम एक इसकी आसान सी वर्डिंग बना लें ताकि आप उसको भी हाथ के हाथ याद भी कर लो, और उसी वर्डिंग को कोशिश करके जहाँ रिकॉल करना हुआ रिकॉल कर लेंगे, और जहाँ से उसको चेंज करना हुआ वहाँ हम उसे थोड़ा सा एडिट करके चेंज भी कर लें। ठीक है। तो पहली चीज़ जो वर्डिंग की कांस्टेंट रहेगी हमेशा वो ये है कि हमें एक सिस्टम कंसीडर करना ही करना है, चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो। और वो सिस्टम क्या होगा वो भी देख लीजिए। कंसीडर अ सिलेंडर fitted with piston contain certain amount of gas in it। जो गैस होती है ना ये वर्किंग सब्सटेंस का काम करती है, इसकी वजह से वर्क होता है। अगर गैस ना हो तो ना गैस का प्रेशर टेम्परेचर बढ़े ना वो ऊपर नीचे करे पिस्टन को, तो उसको हम वर्किंग सब्सटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ विच एक्ट एज अ वर्किंग सब्सटेंस। अब ये जो लाइन है ये सारे प्रोसेस के अंदर आपकी ऐसी ही रहेगी कि आपने एक सिलेंडर को कंसीडर करना है जो कि फिट हुआ हुआ होगा पिस्टन से, और उसके अंदर गैस मौजूद होगी सर्टेन अमाउंट जो कि एक्ट करेगी एज अ वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है। अब थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है पिस्टन और सिलेंडर के बारे में। तो नेक्स्ट आपकी जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, द पिस्टन इज फ्री टू मूव एंड फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस क्यों है, क्योंकि कोई भी हीट एनर्जी इससे ज़ाया ना हो, ऐसा ना हो कि वो फ्रिक्शन उसके अंदर हो और फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा। तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन एज्यूम कर लेते हैं। हम ये भी बता दें कि जो वॉल है, द वॉल ऑफ अ सिलेंडर इज इंसुलेटिंग वेयर एज बेस इज कंडक्टिंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी हीट एनर्जी लॉस नहीं हो सकती दीवारों से, वॉल जो है वो परफेक्टली इंसुलेटिंग है। हाँ बेस से हम हीट दे सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो हीट देने की, तो बेस के थ्रू हम कंडक्शन कर सकते हैं, वो कंडक्टिंग है, वहाँ से हीट जा सकती है, मतलब वो ऐसी चीज़ है जहाँ से हम हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि जो वॉल है वो इंसुलेटिंग है। ये भी पॉइंट काफ़ी हद तक सेम रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, नाउ डेल्टा क्यू amount of heat is supplied to a system at constant pressure such that its volume change from V1 to V2। इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, इस वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2। प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर है उससे वर्क होगा और वर्क की वजह से पिस्टन मूव करेगा। ये हम वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स वाले केस में भी पढ़ चुके हैं। सो तो इसका वर्क डन का फार्मूला तो भैया फिर बिल्कुल सेम ही होगा ना, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स का वर्क डन कैलकुलेट करा, तो वही सारे काम दोबारा होंगे। ओके एक रख कर देंगे।
अच्छा, तो वर्क डन का फार्मूला अगर इसमें आपने कैलकुलेट करना है तो वर्क डन वही स्टार्ट करेंगे, वर्क बराबर होगा एफ इंटू डेल वाई के। वही आप कहेंगे कि वर्क जो है वो बराबर हो गया प्रेशर इंटू एरिया इंटू वाई टू माइनस वाई वन के। अब ये मत बोल रहे कहाँ से आया। वर्क आपका बराबर हो गया प्रेशर एरिया को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया इंटू वाई टू माइनस एरिया इंटू वाई वन के। और वर्क आपका बराबर हो गया प्रेशर इंटू वी टू माइनस वी वन के। और वर्क डन आपका बराबर हो गया प्रेशर इंटू डेल वी के। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, पी इंटू डेल वी के, जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से पहले वर्क डन इन थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब अगर हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो क्या चेंज आएगा इसके अंदर, ये बन जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क की जगह आ जाएगा पी डेल्टा वी और प्लस डेल्टा यू एज इट इज़। तो देखो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ही है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आया और किसकी वजह से, आइसोबेरिक प्रोसेस की वजह से। तो हम कहेंगे दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इन आइसोबेरिक प्रोसेस। ये जो आपको चेंज नज़र आ रहा है इसलिए आ रहा है कि आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन पी डेल वी के बराबर होता है, की वजह से फर्स्ट लॉ ऐसा नज़र आ रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है जी, इसको अपने पास कॉपी कर लें ताकि इसी तरह की वर्डिंग को हम आगे फॉलो करें। जहाँ से आपका चेंज आएगा उसका पहला स्टेप ये है कि भाई आपका पिस्टन अब फ्री टू मूव नहीं हो सकता। अगर आपका पिस्टन मूव हो गया ना, अगर ये आपका पिस्टन है और ये मूव हो गया तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और हमने कहा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस से हम वॉल्यूम चेंज होने नहीं देंगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिक्स कर देंगे इस पिस्टन को, नट वगैरह से टाइट कर देंगे। दूर से नज़र नहीं आया लेकिन मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है, जिसके अंदर आप फिक्स कर देते हैं। किसे फिक्स कर देते हैं, पिस्टन को फिक्स कर देते हैं। तो वो वाली जो लाइन थी ना, द पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस एंड फ्री टू मूव, यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पर वो वाली लाइन चेंज होके क्या हो जाएगी, द पिस्टन इज फिक्स्ड एंड अनएबल टू मूव। यहाँ पर आपका पिस्टन फिक्स होता है और वो मूव नहीं हो सकता। ठीक है, एक चेंज तो ये आया वर्डिंग में। दूसरा चेंज क्या आएगा, अगर हम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, तो प्रेशर इसका चेंज हो सकता है इंटरनल, जबकि वॉल्यूम इसका फिक्स रहेगा, V1 से V2 चेंज नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे इफ़ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, इट्स प्रेशर विल इंक्रीज वेयर एज द वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर तो इंक्रीज होगा इंटरनली, वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे, लेकिन उनका वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। बस इतनी सी लाइन आपने लिखनी है। अब यहाँ पर जो इसका डेरिवेशनल वर्क है वो तो उससे भी ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हमने कह दिया है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अगर चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है तो वर्क डन का फार्मूला है पी डेल्टा वी के, और आपने कह दिया कि वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं सकता, डेल वी तो ज़ीरो है। तो अगर मैं डेल वी की जगह ज़ीरो रख दूँ तो सारा का सारा वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया इस प्रोसेस में वर्क डन ज़ीरो होता है। तो अगर मैं वही वाली लाइन लिखूँ, नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो क्या लिखूँगा, डेल्टा क्यू बराबर था डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के, और यहाँ पे डेल्टा यू तो क्या हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। तो डेल्टा डब्ल्यू अगर ज़ीरो हो चुका है तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा यू के। तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है जिसके अंदर डेल्टा डब्ल्यू जो है वो ज़ीरो हो चुका है, लेकिन इस प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस में ऐसा हुआ है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो फिर हम आखिर में क्या लाइन लिखें, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इन आइसोकोरिक प्रोसेस।
वही वाली लाइन रिकॉल करेंगे अगर आपने लिख ली थी तो ये आपने ऐड कर लेना है लास्ट में। और इसको याद किस तरह रखना है कि भाई वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्क का ताल्लुक वॉल्यूम की चेंज होने से है। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो जाए ना तो वर्क नहीं होता। मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट को मैं धक्का लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहा अपनी जगह पे, तो आपका वर्क नहीं होगा, आपकी एनर्जी तो वेस्ट होगी लेकिन वर्क नहीं होगा। देखो कुछ भी ज़ीरो हो, कुछ भी कम ज़्यादा हो, होता रहे। हम जब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यही तो देखते हैं कि फर्स्ट लॉ कैसा नज़र आएगा अगर हम ऐसा कर दें। ठीक है, अगर हम इसको जो है वो कैप पहना दें तो कैसा लगेगा, चश्मा पहना दें तो कैसा लगेगा, घड़ी पहना दें कैसा लगेगा, पैंट शर्ट में कैसा लगेगा। तो ये जो है ये एप्लीकेशन कह रही थी, बंदा तो वही है ना, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि जब आइसोकोरिक की कंडीशन अप्लाई होगी तो आपका प्रोसेस क्या हो जाए। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। तो हम अप्लाई करके चेक करेंगे कि कैसा दिख रहा है, भले वर्क ज़ीरो हो जाए, भले कुछ भी ज़ीरो हो जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमें एक बार वर्क, हमें फर्स्ट लॉ को चेक करना है कि वो कैसा दिखेगा, कैसा चेंज होगा, उसके अंदर चेंजिंग क्या आएगी। इसके ग्राफ भी बनते हैं, तो पहले इन दो के ग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ, जिसको हम कहते हैं पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। किस तरह की होती है, अगर फॉर एग्जांपल एक एक्सिस के ऊपर मैं ले लेता हूँ प्रेशर और एक एक्सिस के ऊपर मैं ले लेता हूँ वॉल्यूम, तो अगर आप नोटिस करें हमारा जो प्रोसेस था जिसको हमने कहा था आइसोबेरिक प्रोसेस, उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट था, तो प्रेशर चेंज नहीं हो सकता था। अगर ये प्रेशर मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूँगा तो प्रेशर चेंज होगा। देखो अगर ऐसे जाऊँगा तो भी प्रेशर चेंज हो रहा है, ऐसे जाऊँगा तो भी प्रेशर चेंज होगा, तो मैं ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकता लेफ़्ट एंड राइट, मैं सिर्फ ऊपर और नीचे मूव कर सकता हूँ। वॉल्यूम तो चेंज हो रहा था ना, तो ये ग्राफ बनेगा, ये मैं मिटा देता हूँ, ये ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ आपका ग्राफ ऊपर या नीचे मूव कर सकता है, विच शोज दैट इट्स वॉल्यूम इज गेटिंग चेंज वेयर इज द प्रेशर इज कांस्टेंट, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट मूव नहीं कर रहा, जितना प्रेशर इसका था उतना ही रहा। दूसरी तरफ अगर मैं ग्राफ बनाऊं आइसो कोरिक प्रोसेस का, तो वो तब आपको खुद समझ में आना चाहिए कि भाई प्रेशर चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये आप खुद नोटिस करें और ग्राफ मुझे बना के बताएं। स्ट्रेट लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, किस तरह की लाइन होगी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो भैया जी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगी कि प्रेशर इसका कांस्टेंट रहेगा, इस तरह की एक लाइन होगी। ये भी नहीं होगी, ये भी गलत होगी क्योंकि थोड़ी सी जो मेरे से टेढ़ी हो गई, ये बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि वॉल्यूम की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ऊपर और नीचे मूव करके वॉल्यूम चेंज हो, जितना है उतना ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी होगी। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़ें। अब चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट प्रोसेस की तरफ, जिस प्रोसेस का नाम था आइसोथर्मल। अच्छा, जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है। आपको मालूम है कि टेम्परेचर का ताल्लुक इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से होता है। अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, जो कि इंटरनल एनर्जी उनकी है, वो अगर ज़्यादा है तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर वो कम है तो टेम्परेचर कम है, क्योंकि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। अगर वो ज़्यादा तेज़ तेज़ मूव हो रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यही वजह से उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा है। स्लो मूव हो रहा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, टेम्परेचर भी कम है। अगर स्पेस कम दिया जाए गैस के मॉलिक्यूल्स को तो वो तेज़ मूव होते हैं, और स्पेस ज़्यादा दिया जाए तो वो बहुत आराम से स्लोली मूव होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। ये बात भी आप याद कर लें। क्या बात है, अगर टेम्परेचर नॉर्मल रखते हुए, टेम्परेचर को नहीं डिस्कस करते हैं हम सिर्फ स्पेस की बात करते हैं, वॉल्यूम की, तो अगर मैं वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा कर दूँगा तो वो क्या होंगे, आराम आराम से मूव होंगे, इतना सारा स्पेस है। लेकिन अगर वॉल्यूम कम करने लगूंगा तो वो और तेज़ होने लगेगी, और क्योंकि कोलिशन बढ़ जाएगी ना उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ ऐसा ही करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये है मेरे पास एक सिलेंडर, और इसको मैंने फिट किया हुआ है पिस्टन से, और इसके ऊपर इस तरह लोड, बहुत सारे छोटे छोटे से लोड मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं वर्क तो कर ही नहीं सकता, ये सिस्टम तो मेरा वर्क करके दे ही नहीं सकता मुझे। मुझे कोई वर्क करने के लिए कोई और कंडीशन अप्लाई करनी होगी, हीट नहीं दे सकता मैं वर्क करने के लिए क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से एक ब्लॉक हटा दिया,
जैसे ही मैंने प्रेशर रिमूव करा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होने लगा और गैस के मॉलिक्यूल्स को मिल गई ज़्यादा जगह, लेकिन उसकी वजह से उनका टेम्परेचर क्या होने लगा, डिक्रीज़ होने लगा। तो मैंने एट द सेम टाइम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इनको सप्लाई कर दी और थर्मामीटर लगा दिया कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अगर जैसे ही कम हुआ तो वापसी से जैसे 20 हो गया, मैंने फिर दूसरा ब्लॉक हटाया, फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगा, मैंने फिर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी। तो यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए और वर्क डन भी करने के लिए हम दो कंडीशंस का अप्लाई करते हैं। हम वर्क को परफॉर्म करने के लिए प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं या अनलोड करते हैं, सी रिमूव करते हैं, स्लोली रिमूव द लोड फ्रॉम द पिस्टन, जिससे वर्क डन होता है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू अ सिस्टम, और ये हीट हम इसलिए सप्लाई करते हैं ताकि जो इसका टेम्परेचर है वो दोबारा से कांस्टेंट हो जाए, ऐसा ना हो कि टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ हो जाए। तो अब इसकी वर्डिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो चेंज क्या ज़रा वो देख लें। पहली लाइन तो आपकी सेम है, कंसीडर अ सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन इट एंड अ गैस इज एक्टिंग एज अ वर्किंग सब्सटेंस। उसके बाद द पिस्टन इज फ्री टू मूव एंड फ्रिक्शनलेस, द वॉल ऑफ अ cylinder is perfectly insulating and the base is perfectly conducting। अब यहाँ पर हम कहेंगे द वर्क इज डन, यहाँ पर वर्क कैसे होता है, द वर्क इज डन बाय रिमूविंग द लोड फ्रॉम द पिस्टन स्लोली, एट द सेम टाइम delta q amount of heat is supplied to a system so that its temperature remains constant। ये इसकी पर्टिकुलर स्पेशल लाइन होगी जो आपने याद करनी है। क्या करा हमने, द वर्क is done by removing the load from the piston slowly, at the same time delta q heat is supplied so that its temperature remains constant। टेम्परेचर कम क्यों होगा सर, स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी ना, जैसे मैं प्रेशर को रिमूव करूँगा तो प्रेशर के रिमूव करने से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पुश करेंगे उसको ऊपर की तरफ, वर्क करेंगे, लेकिन उसको स्पेस भी ज़्यादा मिलेगी तो फिर वो स्लोली मूव होंगे, स्लो मूव होंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी ना, ज़्यादा स्पेस के अंदर गैस के मॉलिक्यूल को छोड़ो टेम्परेचर कम होता है, स्पेस कम कर देना और टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ठीक है जी, तो उनको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा बस, तो हम स्लोली डिक्रीज़ करेंगे और एट द सेम टाइम डेल्टा की अमाउंट ऑफ हीट भी सप्लाई कर दी। यहाँ तक क्लियर। अब इसकी वर्डिंग किस तरह लिखेंगे, या इसकी जो वर्डिंग तो हो गई, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो किस तरह हम लिखेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। तो इसके अंदर डेल्टा यू जो होगा वो आपका क्या होगा, ज़ीरो। तो फिर दोबारा हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक वाली लाइन अगेन लिखी और लिखा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और यहाँ पर हमने कहा कि डेल्टा क्यू बराबर होगा किसके, डेल्टा डब्ल्यू के, क्योंकि डेल्टा यू जो है वो आपका क्या हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है, ये आपका क्या हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। तो ये कहेंगे दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक होता है, लेकिन किस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। तो ये वो सारी लाइनें रिकॉर्ड हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, इसके अंदर जो ग्राफ है वो इन्वर्स रिलेशन का बनेगा। क्यों बनेगा इन्वर्स रिलेशन का, देखें जब आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो जब प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये वॉल्यूम है आपका और ये आपका प्रेशर है
तो आप देखें प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वापसी की तरफ आ रहा है, यहाँ ज़ीरो की तरफ आ रहा है ना, और वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ज़ीरो से बढ़ रहा है। तो इस तरह का आपका एक ग्राफ बनेगा पैराबोलिक, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। और आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ को भी ओबे करता है। बॉयल्स ने भी तो यही कहा था। जी बेटा, ग्राफ बनाना भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर बेशतर बनाना पड़ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो तकरीबन सभी करके आना होता है, और कोई से दो प्रोसेस पूछेगा, सारे प्रोसेस तो पूछेगा नहीं। तो आपको डायग्राम भी बनानी है, ग्राफ भी बनाना है, मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है, एक्सप्लेन भी करना है वर्डिंग के साथ, और डिफाइन भी करना है। यानी कि डिफाइन करना है 0.5 नंबर, ग्राफ बनाना है 0.5 नंबर, डायग्राम के कोई नंबर नहीं होते लेकिन बनाना ज़रूरी होती है, उसके भी ज़्यादातर 0.5 मिला के ग्राफ के साथ ही दे देते हैं। फिर जो आपकी एक्सप्लेनेशन है और जो आपकी वर्डिंग है वो दो दो नंबर की या दो एक नंबर की होती है। वर्डिंग बाज़ वक़्त जो होती है वो 2 नंबर की होती है, एक्सप्लेनेशन 1 नंबर की होती है, या 1.5 दोनों को देके 3 नंबर टोटल कर लेते, तो एक प्रोसेस जो होता है वो 4 नंबर का होता है। तो पेपर में अगर 2 प्रोसेस आ जाते हैं तो 8 नंबर या 7 नंबर का आपका सवाल बन जाता है। 3.5 का एक प्रोसेस हो जाएगा अगर आपका दो, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका लाजमी 2 प्रोसेस आएगा। अगर शॉर्ट में आता है तो फिर वो एक ही प्रोसेस पूछेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने लास्ट प्रोसेस की तरफ, जिस प्रोसेस का नाम था एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो बाय द डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम। ना तो सिस्टम में से कहीं हीट आ सकती है, ना सिस्टम में से हीट जा सकती है। सिलेंडर वाली डायग्राम भी बनानी है जी बेटा कशा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी वर्डिंग में क्या चेंज आएगा, तो भाई पहला वाला पोर्शन तो सेम रहेगा। कंसीडर अ सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन इट। इसके अंदर जो हमने कहा था ना कि बेस जो है वो आपकी कंडक्टिंग होती है भाई, और बेस भी कंडक्टिंग नहीं हो सकती, हीट तो हमें देनी नहीं है सिस्टम को, ना सिस्टम से बाहर निकालनी है। तो इसके अंदर द वॉल एज वेल एज द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज परफेक्टली इंसुलेटिंग सच दैट नो हीट कैन इंटर और लीव द सिस्टम। यानी कि इतनी वो इंसुलेटिंग होती है कि ना हीट सिस्टम में कहीं से आ सकती है, ना सिस्टम में से हीट कहीं जा सकती है। इस सूरत हाल में तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप ये कह रहे हैं कि डेल्टा क्यू जो है वो आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। किसी भी किस्म की हीट फॉलोज इनटू द सिस्टम नहीं होगी, सिस्टम के अंदर कोई हीट नहीं दाखिल हो सकती। तो डेल्टा क्यू आपका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो अगर डेल्टा क्यू आपका ज़ीरो हो जाता है इन दैट केस, जो मैं आपसे कहूँ वो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू तो ज़ीरो हो चुका है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू को इधर ही रहने दो, डब्ल्यू को इधर भेज दो, या डेल्टा यू को उधर भेज दो। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू भी कह सकते हैं, या डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू भी कह सकते हैं। वर्क डन के साथ भी नेगेटिव लग सकता है और इंटरनल एनर्जी के साथ भी नेगेटिव लग सकता है। तो ये इक्वेशन हमें क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अगर वर्क होता है तो इस सूरत में गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी इंटरनल एनर्जी से वर्क करेंगे, हम अलग से इसको हीट नहीं देंगे वर्क करने के लिए। इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये सिलेंडर होता है, ये पिस्टन होता है, और ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बॉक्स होता है। इसको हम अचानक से हटाते हैं, जैसे अचानक से हटाते हैं पिस्टन अचानक से ऊपर जाता है। किसकी वजह से जाता है, इंटरनल एनर्जी की वजह से, जबकि बाहर से इसको हम कोई एनर्जी नहीं देते हैं। तो फिर उनकी इंटरनल एनर्जी होती क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी से ही इसने अपना वर्क करा होता है, इसलिए इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होती है कि वो डिक्रीज़ हो रही होती है। वर्क डन को हम मान लेते हैं कि नेगेटिव होता है। ठीक है जी, कोई भी चीज़ नेगेटिव हो सकती है।
तो इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो क्या है कि आपका जो हीट है वही ज़ीरो हो गया, तो इंटरनल एनर्जी ने फिर वर्क करके दिखाया, और जब इंटरनल एनर्जी वर्क करेगी तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। दैट इज़ वाई द नेगेटिव साइन इज यूज विद द इंटरनल एनर्जी। ग्राफ की बात की जाए तो इसका जो ग्राफ होता है ना, इसके अंदर एक सडन चेंज दिखाता है। होता ये भी वही है कि वॉल्यूम के साथ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सडन सडन की वजह से देखो जो पहला वाला ग्राफ था और इसमें था वो क्या डिफरेंसेस रहा ये समझ लो, क्योंकि कार्नोट इंजन के लिए बहुत अहम है। जो पहला वाला ग्राफ था उसमें स्लोली हम रिमूव कर रहे थे प्रेशर को और स्लोली डिक्रीज हो रहा था आपका टेम्परेचर, तो इस तरह का ग्राफ था। इसके अंदर अचानक से हम प्रेशर को रिमूव करते हैं और उसकी वजह से वर्क डन होता है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो अचानक से नीचे पहुंच जाता है, इतनी सी पोजीशन में नीचे आ जाता है। तो ये जो सडन डिक्रीज हो रहा है ये किसका ग्राफ है, एडियाबैटिक का। और जो स्लोली डिक्रीज हो रहा है ये किसका ग्राफ है, आइसोथर्मल का। ये भी याद रखना है, दोनों में वॉल्यूम और टेम्परेचर तो चेंज होता ही है। हाँ वो अलग बात है कि एक में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और एक में हीट ही नहीं देते, वर्क तो दोनों के अंदर ही होते हैं। ठीक है जी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इन तमाम प्रोसेस का आप एक चार्ट बनाएं ताकि आपको पेपर में याद करने में आसानी रहे। और वो चार्ट आपका क्या है, सबसे पहले आप हर प्रोसेस का नाम लिखें। जैसे कि पहला प्रोसेस था हमारा आइसोबेरिक, दूसरा था आइसोकोरिक, तीसरा था आइसोथर्मल, चौथा था एडियाबैटिक। फिर आप इसमें लिखें कि क्या चीज़ कांस्टेंट थी। इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट था, इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था, और इसके अंदर नो हीट का चक्कर था। ठीक है, इंटर और लीव। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैसा नज़र आता है आइसोबेरिक प्रोसेस में, आपने ये बताना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आइसोबेरिक प्रोसेस में कैसा नज़र आता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू, ऐसा नज़र आता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में कैसा नज़र आता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, वर्क ही नहीं होता इसके अंदर। आइसो थर्मल प्रोसेस में कैसा नज़र आता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, सारा का सारा वर्क ही होता है इसमें। और एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसा नज़र आता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब मैं आपसे एमसीक्यूज से रिलेटेड अगर सवाल करूं तो कुछ इस तरह के सवाल भी आते हैं कि वो आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच द वर्क डन इज़ मैक्सिमम। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम वर्क डन हासिल हो सकता है। पेपर के अंदर आपके अंदर सवाल आ जाता है, तो बताएं चारों में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है जिसमें वर्क डन मैक्सिमम हो सकता है, तो कौन सा है वो प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच वर्क डन इज मैक्सिमम, जियोथर्मल, ये कौन सा है। आइसोबैरिक कहाँ होगा, आइसोबैरिक में तो इंटरनल एनर्जी में भी जाए और जियोथर्मल में भी सोचो मैंने कोई नया पढ़ा दिया क्या। जी हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन में देख सकते हैं, जो आप हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी किस में जा रही है, वर्क में जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आ प्रोसेस इन विच मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्टेन। ठीक है जी, तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन जो है वो ज़ीरो होता है, इन विच प्रोसेस द वर्क डन इज ज़ीरो। हाँ जी, क्या जवाब होगा इसका। जी हाँ, वॉल्यूम के ज़ीरो हो जाने की वजह से होगा, तो इसका मतलब ये प्रोसेस है जिसमें वर्क जो है आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है या वर्क डन नेगेटिव होता है, तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। और आइसोबेरिक के लिए पूछता है कि पी डेल्टा वी, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर वर्क डन पी डेल्टा वी के बराबर कैलकुलेट किया जाता है, तो ये कौन सा प्रोसेस है आपका, आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है जी। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपके सवाल के अंदर अक्सर व बेशतर आ जाते हैं। ऑल दो के एमसीक्यूज इस तरह के भी आते हैं, ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है,
ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट इंटर और लीव नहीं कर सकती, ये पहला पोर्शन है। दूसरा इस तरह भी आ जाता है, इफ़ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इट इज़ ओनली हैपन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, किस प्रोसेस में ऐसा होता है। या फिर बोलते हैं इन आइसोबेरिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैन बी रिटन एज, फिर इसमें से कोई भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लिख देगा। ये सपोज करो कहेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है कौन से प्रोसेस में, तो आइसो थर्मल प्रोसेस में। तो इस तरह के कई हज़ार एम वो बनाने को बना सकता है। और एम के अलावा आपके वैल्यू बेस्ड एम भी बन सकते हैं। वो आपसे कहता है कि द इंटरनल एनर्जी जो है वो 200 जूल है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ 200 जूल, तो वर्क डन जो है वो 400 जूल है, तो बताओ हीट कितनी होगी, तो आप ऐड अप कर लेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड एमसीक्यूज न्यूमेरिकल बेस भी बन सकते हैं और उसकी एप्लीकेशन बेस भी बन सकते हैं, दोनों से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़ें। अब आपको कोई सवाल वगैरह टॉपिक से रिलेट करना है तो आप कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं प्रॉब्लम की, तो एक प्रॉब्लम पता नहीं किसी ने कहा था कि सर कोई प्रॉब्लम समझाते, कौन सी प्रॉब्लम है। क्लास को अख्ताम करते हैं, ठीक है जी।